हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में कि कैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम निकालते हैं। हम उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं और फिर लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और वहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्केलर प्रोडक्ट के और भी कुछ यूज़ देखते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आता है कुछ इस तरीके से आता है कि एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब इसका कंपोनेंट इसके अलोंग चाहिए आपको, और ये ए और बी आपको गिवन है। तो हम करते क्या हैं, ऐसे एक परपेंडिकुलर डालें तो ए का ये वाला कंपोनेंट एक्चुअली हमें चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा अगर ये एंगल थीटा है। आपसे पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये पूछे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। अब कैसे निकालें हम इस चीज को, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर एग्जैक्टली वेक्टर कहा जाए तो बी की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी की डायरेक्शन क्या है, बी कैप। तो ये वाला जो वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा बी कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा और इसकी डायरेक्शन है बी की डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे ए कॉस थीटा बी कैप। अब कैलकुलेट कैसे करें ए कॉस थीटा को, तो बहुत आसान है। हम जानते हैं ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां से हम आसानी से ए कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी। यहां से हमने ये ए कॉस थीटा निकाल ली। अब ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के बाद बी कैप चाहिए आपको, तो बी कैप निकालना भी आसान है। बी कैप होगा वेक्टर बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू और ये वैल्यू हम यहां पे डाल दें तो ये कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आ जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं हम लोग इस पे। सपोज आपको एक वेलोसिटी वेक्टर गिवन है 2i माइनस जे और प्लस के, और एक एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है i प्लस 3j माइनस के। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द एक्सेलरेशन। आप ऐसे एक रफली दिखा लें कि ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये चीज़ पूछी गई है यानी बी कॉस थीटा। तो हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे तो वहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं, और फिर एक्सेलरेशन का हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो अल्टीमेटली हम निकाल सकते हैं। इसको आप कंप्लीट करेंगे, इसको आगे आपका होमवर्क है कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीट इट। और आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपसे पूछा गया है कि फाइंड इट्स कंपोनेंट along the line y is equal to 2x।
along the line, मैं यहाँ लिख देता हूँ along the line y is equal to 2x। अब क्या करें, तो y इक्वल टू 2x, ये लाइन की एक इक्वेशन दे दी है आपको, तो इसको हमें एक वेक्टर निकालना होगा इस लाइन की तरफ। तो y इक्वल टू 2x को हम ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब आप ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 2x को, तो कुछ ऐसा जाएगा। जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। एक वेक्टर हमें इस लाइन के अलोंग चाहिए, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, y की वैल्यू 2 आती है यहाँ से, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो वेक्टर है वो i कैप प्लस 2j कैप है। मैं कोई भी वेक्टर ले सकता था उस लाइन के अलोंग, आंसर तो सेम ही आना था क्योंकि हमें तो यूनिट वेक्टर यूज करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि अ वेक्टर अलोंग द लाइन इज i कैप प्लस 2j कैप। अगर मैंने 1 लिया x को तो y 2 आ गया। अगर मैं x को 2 लेता तो y 4 आ जाता, तो मैं ले सकता था 2i कैप प्लस 4j कैप, डजंट मैटर, आंसर तो सेम ही आता। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया अ वेक्टर अलोंग द लाइन L इज i कैप प्लस 2j कैप। आप लिख लें अ वेक्टर अलोंग द लाइन y इक्वल टू 2x इज L इक्वल टू i प्लस 2j। अब s का कंपोनेंट चाहिए अलोंग द लाइन अलोंग द वेक्टर i प्लस 2j। तो क्या करेंगे, वही जो अभी किया था पिछले एग्जाम्पल में। हम क्या करेंगे, s cos थीटा करेंगे और l कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, और s cos थीटा कैसे निकालेंगे, s डॉट l से निकाल लेंगे। तो ये एक मैंने क्वेश्चन और दे दिया, इसको भी आप कंप्लीट करेंगे। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, कंप्लीट करें इसको। तो ये तरीका है क्या निकालने का, कंपोनेंट निकालने का, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल में कितना कंपोनेंट होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो तो सिंपल सा है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपको वो डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूरा कंपोनेंट पूछा है तो फिर आपको वो डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, वो यूनिट वेक्टर भी मल्टीप्लाई वहाँ पे करना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अगर f1 प्लस f2 इज इक्वल टू f3 है, 3 वेक्टर आपको दिए हैं, f1 इज दिस, f2 इज दिस एंड f3 दिस, और इसमें f3 का मैग्नीट्यूड दिया है 10 यूनिट्स। f1 f2 के मैग्नीट्यूड्स आपको नहीं दिए और पूछे गए फाइंड f1 एंड f2, ये मैग्नीट्यूड्स आपसे पूछे गए। और ये दिया है कि f1 f3 से 30 डिग्री बनाता है और f2 f3 से 45 डिग्री बनाता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले या आपको पहले से पता हो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तब आपको कैसे सोचना चाहिए। देखिए, अब ये f1 और f2 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, y एक्सिस में, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट y एक्सिस में है। इसका मतलब क्लियर है कि x एक्सिस में जो है वो नेट हम जब निकालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि i कैप का कोई भी कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेट रिजल्टेंट तो y डायरेक्शन में आने वाला है। इसका ये मतलब हुआ कि इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो y डायरेक्शन में। अगर वो y में नहीं आता और किसी और डायरेक्शन में आता तो हम ऐसा नहीं कह सकते थे, लेकिन रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है सपोज, तो इसका क्लियर मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो है वो नेट में 0 होना चाहिए वेक्टर। इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए सबका ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे देखें अगर, तो f1 का कंपोनेंट x डायरेक्शन में आता है f1 sin 30, और f2 का माइनस x डायरेक्शन में आता है f2 sin 45। आपको क्वेश्चन में दिया है कि x डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं बचता है, y डायरेक्शन में बचता है। तो इसका सीधा सा मतलब है ये दोनों जो हैं वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, बिकॉज रिजल्टेंट इज अलोंग y एक्सिस।
तो हम कहेंगे F2 sin 45 मस्ट बी इक्वल टू F1 sin 30। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्यों इक्वेट किए। मैंने इसलिए इक्वेट किए क्योंकि नेट जब हम करेंगे तो x कंपोनेंट 0 आना चाहिए। आप इसको एक फोर्स की तरह मान के चलेंगे, दो फोर्स हैं और रिजल्टेंट y डायरेक्शन में आ रहा है, यानी x डायरेक्शन में नेट में 0 फोर्स है। इंडिविजुअल फोर्स के कंपोनेंट तो है, लेकिन दूसरे वाले का कंपोनेंट भी उतना ही होना चाहिए, नेट में तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब x डायरेक्शन में 0 फोर्स है। अब एक इक्वेशन तो ये आ गई, तो आप यहां से कह सकते हैं F2 बाई रूट 2 इज इक्वल टू F1 बाई 2, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन यहां से आएगी, उसने पहले से बोल दिया है कि दोनों का रिजल्टेंट जो है वो F3 के बराबर है। अब आपको पता है एंगल दिए हैं, तो ये इनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आना चाहिए, F2 cos 45 प्लस F1 cos 30। तो F1 cos 30 प्लस F2 cos 45। क्यों किया मैंने ये? F1 का इन्फ्लुएंस इस डायरेक्शन में यानी y डायरेक्शन में कितना है, F1 cos 30, और F2 का इन्फ्लुएंस y डायरेक्शन में कितना है, F2 cos 45। उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो दोनों का y डायरेक्शन में नेट इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दिया और नेट इन्फ्लुएंस दोनों का y डायरेक्शन में जो आ गया वो कितना आना चाहिए, 10, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि दोनों को मिला के जो बनता है वो F3 बनता है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला रहा है, तो ये होना चाहिए 10। अब इनको हम वैल्यू डाल दें तो F1 रूट 3 बाई 2 प्लस F2 बाई रूट 2 मस्ट बी इक्वल टू 10। दो इक्वेशन, दो अननोन, दो तीर, दो शिकार, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आना चाहिए, ये मैंने किया क्या, इसको यूज़ करना पड़ेगा फिजिक्स में आपको कई जगह, कि अगर नेट फोर्स कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 हो रहा है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट्स जो होंगे इंडिविजुअल वेक्टर्स के वो बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आपको पता लग जाए कि नेट फोर्स या नेट वेक्टर किसी भी क्वांटिटी का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट जो होंगे वो बैलेंस करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 का कराया, 3 का भी हो सकता था कि अगर आपसे 3 वेक्टर आपसे दे दिए जाए, आपसे कहा कि इस डायरेक्शन में नेट में 0 है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आएगा। मान लो 2 की जगह मैं 3 दे दूँ, ये एक 2 न्यूटन का फोर्स है और ये एक 3 न्यूटन का फोर्स है और ये एक 5 न्यूटन का फोर्स। मान लो ये 30 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। आपसे कहा गया है इफ द नेट फोर्स इज अलोंग y एक्सिस, एक मिनट, मैंने एंगल, मुझे ये वाला एक एंगल नहीं देना चाहिए क्योंकि मैंने सारे एंगल दे दिए तो फिक्स हो जाएगा वो। मैंने एक एंगल नहीं दिया और आपको एक एंगल नहीं दिया है और 2 एंगल दे दिए हैं, बल्कि एक एंगल और ये वाला भी नहीं दिया है, ठीक है। इसको θ1 कर लो, इसको θ2 कर लो, इस तरह से दिया है। आपको दिया है क्वेश्चन में कि जो 2 न्यूटन है वो 30 डिग्री बना रहा है, 5 न्यूटन है वो θ2 बना रहा है, 3 न्यूटन है वो θ1 बना रहा है माइनस एक्स एक्सिस। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि नेट फोर्स जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस है, इफ एफ नेट इज अलोंग वाई एक्सिस, अगर ये चीज आपको पता है तो आपको क्लियरली पता है कि x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 आने वाला है, यानी x डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स की जो कंपोनेंट है वो बैलेंस करना चाहिए। तो आप यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं 3 cos θ1, क्योंकि ये इस तरफ आएगा कंपोनेंट, मस्ट बी इक्वल टू 5 cos θ2 प्लस 2 cos 30।
ये इक्वेशन वहाँ से बन के आ जाती है। कोई और वैल्यू एक देगा दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, मान लो वो दे देगा कि दोनों सबका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कुछ 8 आ रहा है, तो तीनों को साइन कॉम्पोनेंट मिला के हम 8 रख देंगे, वो दूसरा आ जाएगा उसका जो रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं कि आपको वो कह सकते हैं कि नेट रिजल्टेंट, नेट जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में इंडिविजुअल वेक्टर के सारे कंपोनेंट कैसे करना चाहिए बच्चों, बैलेंस करना चाहिए। तो ये चीज़ अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ये एक होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे। यहाँ पे 2 वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। ए का मैग्नीट्यूड दिया है 6 और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। बी का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, ये वाई एक्सिस से यानी माइनस वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। आपको पूछा गया है कि इफ़ द रिजल्टेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये आपको गिवन है, फाइंड मॉड ऑफ बी एंड थीटा, यानी बी का मैग्नीट्यूड निकालो और थीटा निकालो। और आपको एक चीज़ गिवन है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 के बराबर है। ये चीज़ आप सॉल्व करके आएंगे। एंगल अगर इनवर्स में आ रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप जैसे आ रहा हो कॉस थीटा में जैसे आप वैसे लिख सकते हैं। ये चीज़ आप करके लाएंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया था पहले जब हमने प्रोडक्ट शुरू किया था कि 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट था कि प्रोडक्ट के बाद हमें क्या मिल रहा था, स्केलर मिल रहा था। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां हमें प्रोडक्ट के बाद क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स विच इज गिविंग अ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट इस नाम से भी जानते हैं। तो कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखता हूं, A क्रॉस B। सिंबल देखना, हम वहां पे डॉट यूज करते थे स्केलर प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्रॉस यूज करेंगे, एक बड़ा सा क्रॉस ऐसे लगाएंगे। तो A क्रॉस B, इसका मतलब हुआ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा। देखो वहां पे था कॉस, यहाँ पे है साइन थीटा। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, अभी तो ये सब स्केलर है, स्केलर स्केलर स्केलर, अभी तो डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि ये वेक्टर है। तो एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम लिखते हैं एन कैप। अभी बताता हूँ आपको एन कैप के बारे में। तो A क्रॉस B, इसका रिजल्ट होता है मॉड A यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मॉड B यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा। इसका मतलब साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B। ये है वेक्टर A और B और इनके बीच का एंगल है थीटा। इसके बाद है एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये क्रॉस प्रोडक्ट निकलने वाला है। अब वो निकालते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आपने मैग्नेटिज्म में एक रूल पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ये हमारा राइट हैंड है, इसको एकदम स्ट्रेट खोल लो ऐसे, और ये जो एंगल है कोशिश करें आप पूरा ये 90 डिग्री हो जाए। बहुत सारे लोगों का आसानी से नहीं होता है, ऐसे रहता है, तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, इसको एकदम 90 कर लें। अब इसके बाद आपको आगे क्या करना है, इसको कर्ल करना है ऐसे। ये 90 जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कर्ल करते हैं और ये यहाँ आ जाता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसे रहना चाहिए, ये कर्ल करना है। अब कैसे कर्ल करना है, तो आप स्टार्ट ऐसे करें, ये आपका जो हाथ था राइट हैंड, इसको आप उस वेक्टर के अलोंग कर दें जो वेक्टर पहले लिखा हुआ A। तो A का हेड इस तरफ है, तो आपको अपना हाथ ऐसे करना है कि आपकी फिंगर्स वेक्टर A की तरफ जाएं।
ऐसे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे करते या फिर आप ऐसे करते। दोनों ही केसेस में आपकी फिंगर्स ए के हेड की तरफ जा रही हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे। अब इनमें से कौन सा चूज करें? देखिए हमें जाना है ए से बी की तरफ कर्ल करते हुए, और छोटा वाला एंगल लेना है। छोटे वाले से मेरा मतलब है कि एक तो ये एंगल है ए और बी के बीच में, एक ये वाला एंगल है। आप कह सकते हैं सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन हम कौन सा यू एंगल यूज करें? छोटा वाला। तो ए से बी छोटा वाला एंगल लेते हुए जाओ ऐसे। तो जब सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेना है ए की तरफ, कीपिंग दिस एंगल 90 लाइक दिस। अब ए से बी जाना है कर्ल करते हुए लाइक। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ थंब, ये आपको देगा वो डायरेक्शन जिस तरफ ये क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है। यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड कैप। जैसे ए और बी इस बोर्ड के प्लेन में है, तो आपका जो एंड कैप आने वाला है वो इस बोर्ड से परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में आने वाला है। मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये वेक्टर है आपके, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है लाइक दिस। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मुझे निकालना ए क्रॉस बी। ये स्ट्रेच किया हाथ किस तरफ? ए की तरफ। अब कर्ल किया फिंगर्स को किस तरफ? बी की तरफ। कौन सा एंगल लेते हुए? छोटा वाला। ये बड़ा वाला है, हमें छोटा वाला लेना है। इस तरफ जा रहा है थंब, तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन इस तरफ आ रही है। तो आप ऐसे कह सकते हैं ये जो डायरेक्शन आ रही है ये ए क्रॉस बी है, इस तरीके से। दिस इज ए क्रॉस बी लाइक दिस, दिस इज इट। अगर मैं चेंज करूं, मान लो मैं ऐसे करूं, ए इस तरफ है बी इस तरफ है, तब भी ए क्रॉस बी ऐसे आएगा। अगर मैं ऐसे कहूं कि वेक्टर ए मुझे चाहिए बी क्रॉस है, सपोज ये बी है ये ए है, अब क्या करेंगे आप अपनी फिंगर्स को बी की तरफ स्ट्रेच करेंगे और किस तरफ जाएंगे? ए की तरफ जाएंगे लाइक दिस। अब थंब किस तरफ जा रहा है आपका? इस तरफ जा रहा है, तो बी क्रॉस ए किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी से ठीक ऑपोजिट जाएगा। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की बात कर सकते हैं। तो एन कैप जो है वो उसी डायरेक्शन को दिखा रहा है जो डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हो। तो आप कह सकते हो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। Which can be found using right hand thumb rule। तो ये तरीका है आपका A क्रॉस B निकालने का। ये A क्रॉस B कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। A भी एक वेक्टर है, B भी एक वेक्टर है और A क्रॉस B भी एक वेक्टर है। A डॉट B स्केलर था, वो वेक्टर नहीं था। यहाँ पे ये मॉड A एक स्केलर क्वांटिटी है, मॉड B एक स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एन कैप एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अल्टीमेटली ये सारे स्केलर मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर में क्या बन गया? एक वेक्टर। तो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड भी एक वेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड भी एक वेक्टर है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये एक वेक्टर इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लिया। जो लोग ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं कि हम ये छोटा एंगल क्यों ले रहे हैं, हम बड़ा एंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर आप बड़ा वाला एंगल लोगे तो वो क्या होगा? साइन 360 माइनस थीटा, तो अल्टीमेटली माइनस साइन थीटा। तो आप घूम के आंसर उसी आंसर पे आ जाओगे, क्योंकि एक माइनस वहाँ पे आ जाएगा। मान लो मैं थीटा छोटा वाला लिया था, आप बड़ा वाला लेते अगर, तो आप लिखते वहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा इज अल्टीमेटली माइनस साइन थीटा। तो एक माइनस वहां आ जाता और जो यूनिट वेक्टर आप निकालते इस तरफ से तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता, फिर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते, फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता, तो आपका आंसर वही आता। तो बेटर है कि हम सिंपल करें उसको, तो हम छोटा वाला एंगल यूज़ कर लें। इसलिए हम छोटा वाला एंगल यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं इसको और आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। सपोज मैं इस तरफ लेता हूं वेक्टर ए और वेक्टर बी मैं कहूं कि ये इस तरफ है बोर्ड से बाहर,
दिस इज वेक्टर बी, ये बी मैंने लिखा हुआ है, ये बोर्ड से बाहर, और वेक्टर ए ऐसे है। वेक्टर ए मैंने बोर्ड में लिया है और वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर टू बोर्ड लिया है, ये जो बी है इसको ऐसे लिया। अब आपको चाहिए ए क्रॉस बी, क्या करेंगे, फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेंगे ए की तरफ। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, ऐसे या ऐसे, लेकिन आप ऐसे करेंगे क्योंकि आपको छोटा वाला एंगल लेना है, ये वाला। तो आप ए से बी की तरफ आए तो थंब किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो इससे मतलब ये हुआ कि आपका जो ए क्रॉस बी होगा वो ऐसे, ए से बी की तरफ आओ, ए क्रॉस बी, तो आपका थंब इस तरफ जाएगा। सो दिस इज योर ए क्रॉस बी वेक्टर। एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो ए और बी का जो प्लेन होगा उससे परपेंडिकुलर आएगा हमेशा। मतलब ए और बी का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर आ रहा है ए क्रॉस बी। जैसे मैंने अगर ए और बी ये ऐसे लिए थे तो ए और बी का जो प्लेन था बोर्ड का प्लेन हो गया, ए और बी को मिलाओ, ये वाला प्लेन बोर्ड का प्लेन हो गया। अब आपका जो ए क्रॉस बी आ रहा था ये वाला, ये बोर्ड से परपेंडिकुलर आ रहा। तो एक बात क्लियर है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा। लेकिन दो ऑप्शन बनते हैं परपेंडिकुलर में, जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन बन रहे हैं कि ए क्रॉस बी का, ए और बी का प्लेन ये बोर्ड प्लेन है तो ए क्रॉस बी बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा। अब बोर्ड के परपेंडिकुलर दो ऑप्शन होते हैं, बोर्ड के उस तरफ या बोर्ड के इस तरफ। इसलिए राइट हैंड थंब रूल है कि आप छोटा वाला एंगल लो तो बता रहा है वो कि इस तरफ आएगा। अगर मैं ऐसे लिखता, ए को ऊपर बनाता और बी को नीचे बनाता, अब आपसे पूछता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताइए, तो आप बोर्ड के उस तरफ जाता, तो ए क्रॉस बी लाइक दिस। तो ये एप्लीकेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग इसको कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो वो दिक्कत होती है। तो ऐसे हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। हम सीखते हैं यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट थोड़े से। जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप हम करें तो आई क्रॉस आई जब हम करेंगे तो बेसिक फॉर्मूला हम यूज़ करें मॉड आई साइन 0 एन कैप। क्योंकि आई कैप वेक्टर जो है वो पैरेलल है, एक ही वेक्टर है, तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया। तो इसको हम जब निकालें तो क्या आ जाएगा, 0, साइन 0 0 होता है। तो अगर हम दो ऐसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें जो पैरेलल हैं, ये तो इनफैक्ट इक्वल ही हैं, तब भी हम पैरेलल कह सकते हैं। तो दो अगर पैरेलल वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो कैसा आना है, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस आई इज 0। इनफैक्ट हमें लिखना चाहिए 0 वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर इक्वेशन है। दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर मिलना चाहिए, तो 0 से बेटर लिखना है 0 वेक्टर। तो आई क्रॉस आई इज अ 0 वेक्टर। इनफैक्ट कोई भी दो पैरेलल वेक्टर हों, जरूरी नहीं है कि वो यूनिट वेक्टर हों। अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं, मान लो एक वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q एंड P, तो और P और Q अगर पैरेलल हैं तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री देन वी कैन से P क्रॉस Q मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 आएगा, साइन 180 भी 0 आएगा। तो दो वेक्टर पैरेलल हैं या ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ही केसेस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा, एक 0 वेक्टर आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब सबसे ज्यादा कब आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा आएगा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो थीटा की वैल्यू 90 पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मतलब सबसे ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी मॉड ए, मैं मॉड ए को ए लिख रहा हूं, मॉड ए मॉड बी साइन 90 एन कैप। तो अल्टीमेटली ए बी एन कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ए इंटू बी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए क्रॉस बी की, आप कह सकते हैं वो ए बी आई।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे ए बी आ रही है। अब और भी कम वैल्यू आ सकती है ए क्रॉस बी की, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है आपकी माइनस में भी जा सकती है। तो यहाँ पे लेकिन हम चेक करें तो थीटा आपका देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 या 180 के लिए 0 आ रहा है और 90 के लिए कैसा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो इसके बाद हम और एग्जांपल करते हैं।